फिरोज तुगलक द्वारा स्थापित दारुल सफा क्या था? एक भिक्षागर था, एक निशुल्क अस्पताल था, एक पुस्तकालय था, या तीर्थयात्रियों के लिए अतिथि गृह था? तो आप कहेंगे निशुल्क दार अस्पताल उल था। सफा। तो साथ ही इस समय क्या सफा था, कर तुगलक देता, वंश में दार है बहुत कहाँ सारे पे? थे। जैसे एक अस्पताल। दीवान ए आरिज था। दीवान ए आरिज ये किस चीज़ का डिपार्टमेंट था बताओ? दीवान ए आरिज, आरिज को याद रखना, एक मिलिट्री डिपार्टमेंट था, यानी कि एक सैन्य विभाग था। अरज। क्या था? अरज दीवान ए कहते हैं, आरिज एक से लिखते मिलिट्री हैं। डिपार्टमेंट था, यानी कि एक सैन्य विभाग था। एक दीवान ए रियासत माँ पूछा कह जाता रही है आपसे। अरज है तो सेना दीवान बद रही ए है तो सैन्य रियासत ये विभाग। क्या था? ये किसके लिए था? मार्केट कंट्रोल के लिए था। रियासत। दीवान ए रियासत बाजार रियासत कहाँ पे नियंत्रण के लिए, पहनते यानी हैं? कि बाजार मार्केट में। कंट्रोल के लिए बाजार था। नियंत्रण। और दीवान ए विजारत आपसे पूछा जाए, दीवान ए विजारत बाजार किसके लिए कहाँ था? पे? तो अबे दीवान ए बुल। विजारत याद रखना, ये साथी फाइनेंस के लिए था, बुल जो यानी तो कि आपका मतलब वित्त विभाग के लिए स्टॉक था। स्टॉक में होता तो वित्त होता वित्त तो वित्त विभाग के लिए वित्त था, विभाग ठीक का है। है। जब हम आपसे बात करेंगे फिरोज वजारत। तुगलक, तो फिरोज तुगलक का शासनकाल कितना कहेंगे? ठीक है, फिरोज तुगलक का आपका शासनकाल कितना कहेंगे? 1351 से 58। एक बच्चा कुछ पूछ रहा था, देखना जरा, कुछ वो कह रहा था, टॉपिक कुछ ऐसे क्या बोला था उसने। सर एक बात सुनिए, ग्रुप डी का मॉक टेस्ट विषयवार करा दीजिए, मिसलेनियस दिखा रहा है, और उसे सबसे टॉप पर करा दीजिए। मतलब समझा नहीं मैं। मॉक टेस्ट विषयवार मतलब कि अलग अलग सब्जेक्ट का, अलग अलग। एग्जाम में कैसा आएगा ये बताओ? वही, एग्जाम में कैसा आएगा? 1351 से क्या बोलेंगे? 1388 हो जाएगा, 1388 हो जाएगा। क्योंकि जब एमबीटी की मौत हुई तो उसके बाद में ही आपसे पूछे दिल्ली सल्तनत में सबसे भ्रष्ट शासनकाल किसका था? सबसे भ्रष्ट शासनकाल किसका था? तो सबसे भ्रष्ट शासनकाल इसी का था भैया, सबसे भ्रष्ट शासनकाल इसी का था। ओके, अगर मैं आपसे पूछूं कभी सबसे भ्रष्ट शासनकाल, तो इसका हो गया। और एक क्वेश्चन बनता है इसका कि दिल्ली और टोपरा के यहाँ जो पंजा साथी जगह स्तंभ थे आती उन्हें तो है। कौन लेके आया था? दिल्ली और टोपरा, क्या बोलोगे? दिल्ली, दिल्ली और टोपरा नहीं, मेरठ और टोपरा लेके तो दिल्ली आया था ना। मेरठ और टोपरा के जो स्तंभ थे उनको दिल्ली कौन लेके आया था? मेरठ और टोपरा स्तंभ को, ठीक है, मेरठ और टोपरा के जो पिलर्स थे उनको यही लेके आया था भैया। दिल्ली सल्तनत का सबसे भ्रष्ट शासन इसी का था। सिंचाई कर कौन सा लगाया था इसने, बताओ जनता पर? कौन सा सिंचाई कर इसने लगाया था? तो आप बोलोगे इसने लगाया था भैया हब ए सर्ब। हब ए सर्ब 10% लेता था ये। और बहुत सारी रोक लगाई इसने। इसी के जीवन पर लिखी तारीख ए फिरोज शाही किसने? तारीख ए फिरोज शाही इसके जीवन पर सिंचाई किसने का लिखी तो थी? अंत तो हवत आप है। कहोगे इसके जीवन पर लिखी भैया बर्नी ने। किसने? बर्नी ने लिखी, बर्नी ने। हब मतलब इसने एक पानी में चांदी का होता सिक्का है। जारी कराया था, उस चांदी के सिक्के का क्या नाम था? याद रखना, इसने चांदी का सिक्का शशगनी जारी कराया था। कौन सा? तारीख कौन सा फिरोज कॉइन? शाही और इसने सिल्वर बरनी। का जारी बच किया था? जाऊंगे तो कहाँ पे शशगनी। जाऊंगे? फिरोजाबाद। शशगनी सिक्का इसने जारी किया था। ब्राह्मणों पर जजिया कर किसने लगाया था बताओ? ब्राह्मणों पर जजिया कर, नए का अंदर ब्राह्मणों बोला पर जजिया कर, जजिया कर इसने लगाया था, जजिया कर, ठीक है। एक क्वेश्चन बनता है आपका कि कुतुब मीनार को किसने आपका मतलब रिबिल्ड कराया था? तो उसको फिर से चांदी का उसकी सिक्का मरम्मत कराई थी। ससगनी। तो चांदी देखो कोई तब ज्यादा आप देख ले जानते तो हो कुतुब ससके मीनार का वो। निर्माण किसने शुरू किया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। इल्तुतमिश ने उसकी 4 मंजिल बनवाई। उसके बाद में उसकी 5वीं मंजिल किसने बनवाई थी? ये बताओ फटाफट से, क्या बोलोगे? 5वीं मंजिल किसने बनाई थी? तो आप कहेंगे भैया उसकी जो 5वीं मंजिल है वो आपका किसने बनवाई थी? भैया 88 नहीं सर जी, आपने 58 बोला है, लेकिन लिखा 88 गया है। एक बार दे, 88 होगा, 1351 से 1388, ये वाला इसको बोल रहे हैं वर्ष को। हाँ ये सही है, 1351 से 1388। अच्छा मैंने 58 बोल दिया था क्या? 58 बोल गया होगा, गलती से बोल दिया होगा, ठीक है। 88 होगा, ओके, 88 होगा। तो ब्राह्मणों पर इसने जजिया लगाया। तो 1386 में, याद रखना, 1386 में इसने क्या किया था आपका? इसको जो कुतुब मीनार है, कुतुब मीनार, क्योंकि इस समय कुतुब मीनार पर बिजली गिर गई थी तो इसने उसकी मरम्मत कराई थी। क्या बोलेंगे? उसकी मरम्मत कराई थी। तो कुतुब मीनार की मरम्मत 1386 में किसने करवाई? इसी ने करवाई थी, फिरोज शाह तुगलक ने। सुल्तानों को प्रारंभिक काल के शुरू करके कालानुक्रमिक क्रम में लिखें। सैयद सुल्तान, तो सैयदों का संस्थापक कौन सा है पहला, उसी को उठा लीजिए। तो आप क्या बोलोगे? वो खिज्र खान है, खिज्र खान। मैंने आपको बताया था इसका शासनकाल 1414 से 1421 था, 1421 था। इसके बाद में मुबारक शाह आया, मुबारक शाह आया 1421 से 34 तक रहा था ये। और फिर आलम शाह रहा इसके बाद में, नहीं आलम शाह नहीं, इसके बाद में रहा था मोहम्मद शाह। मोहम्मद शाह रहा था 45 तक, 1434 से 45 तक। और फिर आपका आलम शाह पर अंत हुआ 1445 से लेकर के 1451 तक, यहाँ तक पूरे वंश का अंत है ये। तो सबसे पहला शासक खिज्र खां, और खिज्र खां के बाद में आपका मुबारक शाह, जिसके बारे में क्या लिखी गई थी? एक पुस्तक लिखी गई थी, कौन बता सकता है? मुबारक शाह के जीवन पर
एक तारीख मुबारक शाही बुक लिखी गई थी, और तारीख मुबारक शाही किसने लिखी थी बताओ? तो क्या बन जाएगा? सी बी से देख लीजिए, CBDA बन जाएगा, CBDA। कौन बताएगा? तारीख ए मुबारक शाही किसने लिखी है? तारीख ए मुबारक शाही, नहीं वो तो मैं समझ गया आपकी बात को, मिनी मॉक मत लिखो, ठीक है? बोलो भाई, वो देख लेंगे, वो डिसाइड कर लेंगे, है ना, क्या ठीक रहेगा वो कर देंगे खुद ही, डोंट वरी। बोलो भाई सारे साथी। अरे किसी का भी आंसर नहीं आ रहा है, जो मैंने पूछा उसको तो बताओ मुझे। मैंने कहा आपसे तारीख ए मुबारक शाही किसने लिखी है? एक बच्चा नहीं बता रहा है। फिरदौसी नहीं, गलत बात है। मोहित जी तुक्का तो लगाना ही नहीं है। बहुत आप बताए ना, बहुत सारों ने। याहिया बिन सरहिंदी, फिरोज शाही भैया शाहनामा, तो वो तो फिरदौसी की तो शाहनामा है। इब्राहिम लोदी दिल्ली का सुल्तान कब बना था? मुबारकबाद दिख गया तो इब्राहिम दूसरा लोदी आदमी का क्या भैया? दिल्ली का सुल्तान कब बना? तो मुझे बताओ, लोदी वंश कब से कब तक था? दिल्ली का सुल्तान कब बना था? इब्राहिम लोदी दिल्ली का सुल्तान कब बना? तो मुझे बताओ, लोदी वंश कब से कब तक था? तो लोदी रहे तो सबसे पहले बहलोल लोदी का शासनकाल मैंने आपको बताया। बहलोल लोदी का शासनकाल मैंने आपको बताया था। कितना बताया था बहलोल लोदी का? तो आप बोलेंगे 1451 से लेकर के, भैया आपने बताया था 1489। इसके बाद में कौन आया? फिर सिकंदर लोदी आया, जिसने आगरा की स्थापना की 1504 में, राजधानी बनाया उसको 1506 में, तमाम तरह की रोक लगाई, पीर मजार सब पर जाने पर 1517 में आया ये, ठीक है? किस नाम से लिखता था ये रचनाएं सिकंदर लोदी? बताओ। गुलरुखी नाम से लिखता था। बहलोल लोदी हो गया, सिकंदर लोदी, और फिर आया इब्राहिम लोदी। और इब्राहिम लोदी क्या बना था आपका? भैया दिल्ली सल्तनत का अंतिम राजा है ये। दिल्ली सल्तनत का अंतिम राजा, क्योंकि इसके बाद में तो मुगल आ गए थे। और 1526 में कौन सा वॉर लड़ा था इसने? 1526 में इसने लड़ा पानीपत का वॉर। और पानीपत का युद्ध किसके खिलाफ लड़ा था? तो पानीपत का युद्ध लड़ा वर्सेस बाबर, बाबर के खिलाफ में लड़ा था, बाबर के खिलाफ में। ओके, तो इब्राहिम लोदी दिल्ली का सुल्तान कब बना? बताओ भाई, इब्राहिम लोदी दिल्ली का सुल्तान कब बना था? तो आप कहोगे 1517 में बन गया। भैया 1517 में बन गया, ठीक है? और याद रखना, दिल्ली सल्तनत का अंतिम राजा है ये। दिल्ली सल्तनत का क्या बोलेंगे? अंतिम राजा है। अंतिम राजा कभी भी पूछे, पहला राजा कौन था दिल्ली सल्तनत का, ये आपको बताना है। दिल्ली सल्तनत का क्या बोलेंगे? आपका जो साथी आपका पहला राजा है, तो क्या बोलेंगे? वो 1206 से शुरू हुई, तो ऐबक था। कौन है? ऐबक है। अब क्वेश्चन ये भी बनता है यहाँ पे इंपॉर्टेंट, कि युद्ध भूमि में एकमात्र मारे जाने वाला शासक कौन सा? तो वो इब्राहिम लोदी है, ठीक है? मारा जाने वाला प्रथम शासक है। इसके पहले युद्ध भूमि में कोई नहीं मरा, तो युद्ध भूमि में मारा जाने वाला पहला शासक है। कृषि क्षेत्र में क्रांति और इसके उत्पादन में निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म है जो सही सुमेलित है? बताएं जी, जो सही सुमेलित है, बताएं जी। सही सुमेलित है। गुलाबी क्रांति क्या झींगा उत्पादन से? झींगा उत्पादन से, जी भैया। झींगा भी, ठीक है, झींगा भी श्रिम्प के लिए जानी जाती है, ऑनियन के लिए जानी जाती है, पिंक रिवॉल्यूशन, और साथ में आपका ड्रग्स के लिए, औषधि के लिए जानी जाती है, औषधि के लिए जानी जाती है, ठीक है, औषधि के लिए। पीली क्रांति यानी पीली क्रांति, येलो रिवॉल्यूशन क्या आपका ऑयल सीड्स के लिए है? तो आप कहेंगे हाँ जी ऑयल सीड्स के लिए है। काली क्रांति क्या जैव डीजल उत्पादों के लिए? आप कहेंगे हाँ जी इसके लिए है। लेकिन यहाँ देखिए, स्वर्ण क्रांति के अंडे के लिए, तो अंडे के लिए कौन सी है बताओ? अंडे के लिए तो भैया रजत क्रांति है। कौन सी? रजत क्रांति। और स्वर्ण क्रांति किसके लिए है? ये बागवानी के लिए। किसके लिए? बागवानी के लिए। तो ये क्या हो गई? गलत हो गई, यानी 1 2 3 ही सही है। और अंडे के लिए कौन सी है? तो क्या बताया मैंने आपको? रजत क्रांति है इसके लिए, तो रजत क्रांति है, ठीक है। अब मुझे बताओ, प्रोटीन क्रांति किसके लिए है? प्रोटीन क्रांति वो किसके लिए? हाई प्रोडक्शन के लिए, उच्च उत्पादन के लिए, उच्च उत्पादन के लिए। ग्रे बताओ, ग्रे क्रांति किसके लिए है? तो ग्रे है आपका फर्टिलाइजर्स के लिए, उर्वरक के लिए, उर्वरक के लिए। शरीर गोल क्रांति बताओ किसके लिए है? गोल क्रांति आलू के लिए, आलू के लिए, ठीक है। श्वेत क्रांति का संबंध किससे था जो वर्गीज कुरियन ने शुरू की? दूध के लिए, दूध के लिए, दूध के लिए, ठीक है। और आपका एक सदाबहार क्रांति संपूर्ण रूप से कृषि के लिए थी। और हरित क्रांति अगर मैं पूछूं, तो हरित क्रांति दो फेस रहे ना इसके, 1983-84 वाला, और पहला 1966-67 से। बताओ हरित क्रांति के जनक कौन है? वैश्विक रूप से बताना है। MS स्वामीनाथन सब बताते हो आप। वैश्विक रूप से भैया बताना एक बार कौन थे? नॉर्मल बोरलॉग, बहुत बढ़िया। और भारत में MS स्वामीनाथन जी को पढ़ के रखना, क्योंकि वो रिसेंट में एक्सपायर कर गए, इसीलिए।
भारत में खनिज सामान्यतः कितनी विस्तृत पट्टियों में संक्रांतित है? तो भारत में खनिज मिलते हैं 3 पट्टियों में। कितनी पट्टियों में? 3 में। एक तो उत्तर का पठारी क्षेत्र है आपका, उत्तर का आपका उत्तर जिसको नॉर्थ ईस्ट के नाम से भी जानता है, उत्तर पूर्वी हो गया। एक आपका उत्तर पश्चिमी क्षेत्र हो गया, किसमें? उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में पाए जाते हैं हमारे यहाँ पर ओर्स या खनिज। और एक है आपका दक्षिण पश्चिमी, कौन सा? दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र है जिसमें हमारे खनिज पाए जाते हैं। इसका क्या कारण है आप देख सकते हो ध्यान से, इसका कारण क्या है? आप अगर ऐसे बनाएंगे तो ये नॉर्थ, ये साउथ, ये ईस्ट, ये आपका वेस्ट। तो कहाँ पर मिलते हैं खान बताओ फटाफट से। एक तो जो हमारा हिस्सा हो गया कहाँ का? नॉर्थ ईस्ट का, इस वाले हिस्से में आपका, ठीक है। उत्तर, एक आपका उत्तर पश्चिम के क्षेत्र में, उत्तर पश्चिम के क्षेत्र में, और एक दक्षिण पश्चिमी में, यानी कि आपका इस क्षेत्र में। तो यहाँ पर आपका साथी जो सामान्यतः है, क्या पूछ रहे हैं कितनी विस्तृत पट्टियों में? तो ये विस्तृत पट्टियाँ 3 पट्टियों में भारत कवर हो जाता है। ये 3 पट्टियाँ हैं, इसको याद रख लेना। निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी भारत में दूसरी सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली मिट्टी है? इसको बहुत बार एग्जाम्स में गलत गलत आंसर दिया गया है, इसके लिए याद रख लो जलकल। क्या याद रखेंगे? जलकल। तो यहाँ पर इम्पोर्टेंट क्या है कि भैया जल से मतलब जल पहली वाली हो गई, तो ये 43% मार्क में फैली हुई है आपका, 43% हिस्से में आपका जलोढ़ फैली हुई है। और दूसरे पे फैली हुई है लाल मिट्टी, याद रखना लाल। तो एल से कंफ्यूज भी हो सकते हो, तो एल एल से जिसमें 2 एल आ जाए, है ना, एल एल ऐसे याद रख लेना। तो जलोढ़ है, लाल मिट्टी, और फिर काली मिट्टी होती है। काली मिट्टी इसको बोलते हैं हम ब्लैक सॉइल। कितने परसेंट पाई जाती है ब्लैक सॉइल? तो ब्लैक सॉइल 60% के आसपास है। लेटराइट की बात करें 3.7% के आसपास है। और इम्पोर्टेंट बात क्या है, जो काली मिट्टी है इसको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या बोलते हैं? इंटरनेशनल नेम क्या है इसका? इंटरनेशनल खिलाड़ी है अपन। इंटरनेशनल नेम क्या है इसका? चेरनोजम। क्या बोलोगे? इसका नाम है चेरनोजम, चेरनोजम, ठीक है। काली मिट्टी का क्या बोलेंगे? काली मिट्टी, चेरनोजम। इसको भैया क्या बोलते हैं मुझे बताओ फटाफट से। इसका जो काला रंग है वो क्यों है काला रंग, और कौन सी फसलों के लिए उपयोगी है? तो काला रंग है इसका टेटेनी फेरस मैग्नेटाइड की वजह से। किसकी वजह से? टेटेनी फेरस मैग्नेटाइड की वजह से। कहाँ पाई जाती है? महाराष्ट्र गुजरात में सबसे ज़्यादा पाई जाती है। किसके लिए उपयोगी है? कपास के लिए बहुत उपयोगी है, कपास के लिए बहुत उपयोगी है, ठीक है। बहुत बढ़िया जी। एक साथी ने TFM लिख दिया है, कमाल। टिटेनी फेरस मैग्नेटाइड को उन्होंने लिखा TFM, ये हुई ना बात, ठीक है। तो क्या बोलेंगे? आपका ये मिट्टी हो गई। जलोढ़ मिट्टी आप जानते हो, इसको हम खादर और बांगर के नाम से जानते हैं, एल्यूवियल सॉइल को, ओके। ये तो जर्नल आपका आंसर बता दिया नहीं? हाँ बता दिया। अगले पर आए भैया। विषुव किसको संदर्भित करता है? शरद विषुव से क्या मतलब? एक समान आकार, दिन और रात एक समान अवधि के होते हैं। हाँ जी, दिन और रात एक समान अवधि के होते हैं। और ये वर्ष में कब होता है? एक तो 21 मार्च को होता है। पूछ लिया था कितनी बार होता है साल में, तो आप बोलोगे 23 सितंबर को भी होता है। तो यानी कि एक वर्ष में ये 2 बार होता है। क्या बोलोगे? ये वर्ष में कितनी बार होता है? 2 बार ये वर्ष में होता है, ठीक है। क्योंकि इस दिन क्या होता है, सूरज जो होता है वो हमारा किस पर आ जाता है? इक्वेटर पर, भूमध्य रेखा पर आ जाता है, याद रख लेना। पूछ लिया जाता है विषुव में सूर्य कहाँ पर चमकता है? तो सूर्य भूमध्य रेखा पर। कहाँ पर? सूर्य आपका इक्वेटर पर आ जाता है। जो सन है हमारा वो भूमध्य रेखा पर आ जाता है। यहाँ पे क्या होता है? उत्तर दक्षिणी गोलार्ध में दिन और रात क्या हो जाते हैं? फिर बराबर हो जाते हैं, बराबर हो जाते हैं। अच्छा, एक क्वेश्चन आता है, ग्रीष्म अयनांत कब पड़ता है? ग्रीष्म अयनांत, जिसको हम समर सोल्स्टाइस बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? हम समर सोल्स्टाइस बोलते हैं। तो बोलो भैया कब होता है? कब होता है? तो आप बोलेंगे 21 जून को होता है। इसका मतलब क्या होता है? ये वर्ष का सबसे लंबा दिन होता है। ऐसे ही विंटर सोल्स्टाइस कब होता है? विंटर सोल्स्टाइस कब होता है? तो आप बोलोगे इसको हम बोलेंगे आपका क्या? शीत अयनांत, शीत अयनांत। ये कब होता है शीत अयनांत? तो शीत अयनांत आपका होता है, क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? शीत अयनांत ये 22 दिसंबर को होता है। और 22 दिसंबर को क्यों जानते हैं? फटाफट से लिखे तो 22 दिसंबर भैया वर्ष में सबसे छोटा दिन होता है। क्या बोलेंगे भैया? इक्वेटर क्या होता है? भूमध्य रेखा होती है। अब तो मेरिडियन है जिस पर भारतीय मानक समय आधारित है। भारतीय मानक समय इंडियन स्टैंडर्ड टाइम IST को कहाँ से लिया गया? 82.5 डिग्री पूर्वी रेखांश से, लॉन्गिट्यूड से, देशांतर से लिया गया। देखो पूर्वी रेखांश, रेखांश अर्थात देशांतर भी बोलते हैं इनको, देशांतर, लॉन्गिट्यूड, क्योंकि अक्षांश को क्या बोलते हैं? लैटिट्यूड बोलते हैं। तो ये कहाँ से लिया गया ये वाला समय? तो ये समय लिया गया है आपका साथी मिर्ज़ापुर से। कहाँ से लिया गया है? मिर्ज़ापुर यूपी से। कहाँ से? मिर्ज़ापुर यूपी से लिया गया है। और ये रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है? बताओ कितने राज्यों से होकर गुजरती है? ऐसे लंबी गुजरती है। तो आप कहेंगे भैया ये 5 राज्यों से गुजरती है, यूपी से, MP से, छत्तीसगढ़। क्या बोलते थे? यूपी में छत आंधी में उड़ी,
आंध्र प्रदेश और आपका क्या होता है इसमें, उड़ीसा। यूपी में याद रख लेना छत, यूपी में छत्तीसगढ़। आंधी में उड़ी। अच्छा, ग्रीनविच मीन टाइम से कितना आगे हैं हम, 5.5 घंटे आगे हैं। कितना आगे हैं, 5.5 घंटे आगे हैं। और अगर हम पूछे जैसे देशांतर, दो देशांतर के बीच में कितनी दूरी होती है किलोमीटर में, बताओ। दो लॉन्गिट्यूड के बीच में किलोमीटर में कितनी डिस्टेंस होती है। सारे लोगों का आंसर आए तो लिखना 111.32 होती है। क्या होती है, 111.32। दो देशांतरों के बीच की दूरी को क्या कहते हैं हम, गोरे बोलते हैं। क्या बोलते हैं, गोरे बोलते हैं, गोरे। अगर मैं पूछूं दो अंशांशों के बीच की दूरी, डिस्टेंस बिटवीन द टू लैटिट्यूड, दो अंशांशों के बीच की दूरी, वो परफेक्ट 111 किलोमीटर होती है, 111 किलोमीटर। और दो अंशांशों के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, उसको बोलते हैं कटिबंध, जोन कहते हैं। क्या बोलते हैं उसको, कटिबंध, जोन कहते हैं। कुछ तो देखो देशांतरों को बता रहे हैं जोन। गोरे होता है वो, गोरे। ये गोरे से छोरे। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र के सिरमिक ऐसी वस्तुओं का उत्पादन करते हैं जो तृतीयक नहीं है, तो उत्पादन का मतलब क्या हो गया आपका, विनिर्माण, मैन्युफैक्चरिंग होगी तो चीनी मिल रही है, बैंकिंग थर्ड का, परिवहन थर्ड का, संचार थर्ड का है। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा विभाग जीडीपी की गणना करता है, जीडीपी वित्त मंत्रालय करता है क्या, आर्थिक मामले करता है क्या, सीएसओ सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस करता है। हाँ जी, सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस करेगा, बिल्कुल सही बात है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है सीएसओ का, बताओ। हेडक्वार्टर है क्या बोलोगे, सरदार पटेल भवन। और सरदार पटेल भवन भैया कहाँ पर है, नई दिल्ली में है। कहाँ पर है भैया जी, नई दिल्ली में है, सरदार पटेल भवन है, नई दिल्ली में है, नई दिल्ली में। कब गठन किया गया था सीएसओ का, तो गठन इसका हुआ था आपका 2 मई 1951, 1951 को। लेकिन यहाँ पे इम्पोर्टेंट बात क्या, एनएसओ बन गया, नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस। तो एनएसओ का गठन कब हो गया था, 23 मई 2019 को। और एनएसओ किस किस को मिला करके बना था, बताओ। एनएसओ किस किस को मिला, एक तो सीएसओ को, और साथ में सीएसओ यानी कि सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस, और एनएसएसओ का मतलब क्या है, नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस। नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस यानी राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय। ठीक है, राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय, नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस। इनको मिलाकर के 2019 में एक संगठन बना दिया गया, एनएसओ, नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस। ये भी याद रखना। नेट नेशनल प्रोडक्ट क्या होता है, नेट नेशनल प्रोडक्ट देखो क्वेश्चन के बारे में। हाँ, मैंने आपसे कहा था ना कल मैं डिस्कस करके बताऊंगा, तो सर से मैंने प्लान साझा किया है। ठीक है, दोनों सर से, सोनवी सर से और आपका सोनवी सर से भी, साथ में आपका आदर्श सर से भी। तो क्या प्लान निकल के आया आप लोगों के लिए भाई। अब जैसे क्लासेस होंगी आपका, ये क्लासेस तो हमारी आपका लगभग ऐसे 25 से 30 क्लास के बीच में, यानी कि आप ये एक बार तो थ्योरी कितने लोग पढ़ चुके हैं, हम सब करो। मतलब जनरल बेसिक समझ तो तुमको होगी ना, बैच पढ़ चुके होगे हमारा या किसी और का, या मतलब किसी ना तरीके से बेसिक पढ़ा होगा, बुक से पढ़ा होगा अब तक का बेसिक, कुछ ना कुछ पढ़ चुके होंगे सारे लोग। तो जो पढ़ चुके हैं तो जनरल सी बात है, हम एक प्रैक्टिस सेट के माध्यम से उन चीज़ों को समरी अप कर देंगे। ठीक है, और आदर्श सर ने बताया क्लासेस की जो लगभग अगर हम टॉपिक में बांटे उनको, जैसे कि वो स्पोर्ट्स को बांट लेंगे कि भाई स्पोर्ट्स के पिछले साल से जितने भी इवेंट हुए हैं, जैसे एक में ओलंपिक ले लिया उन्होंने, एशियन ले लिया, 3-3 4-4 वो एक में ले लेंगे क्लास में ना। फिर आपका जितनी भी योजनाएं होगी गवर्नमेंट की, या फिर आपका जो भी कुछ डिफेंस एंड टैक्स हो गया, मिलिट्री एक्सरसाइज हो गई आपका, या कुछ नया आया है, कुछ खरीदी हुई है, या फिर एक इकोनॉमिक्स का करंट अफेयर बहुत इंपॉर्टेंट है, इकोनॉमिक करंट अफेयर में क्या हुआ उसकी एक क्लास उन्होंने अलग से ले ली। ठीक है, तो जितने भी टॉपिक हो जाएंगे, न्यू बुक्स का या फिर न्यू अपॉइंटमेंट्स का, ऐसे हो गया आपका। तो उन्होंने कहा है इसके लिए क्लास चाहिए 10 से 15 के बीच में। ठीक है, 10 to 15 क्लास उसके बीच में, मतलब एक जनरल कर लेंगे, एक थोड़ा इसको रखा भी वैसे फिक्स मत रखा करो नंबर को। ठीक है, थोड़ा सा इसमें फ्लेक्सिबल रहा करो। और सोनवी सर आपको कराने वाले स्टैटिक जीके की टॉपिक वाइज, सिर्फ स्टैटिक जीके की। इससे क्या होगा, आप विषय मतलब एक ही बार प्रैक्टिस कर लोगे, और इधर हम कर लेंगे। ठीक है, चीयर अप करो दोनों सर के लिए, चीयर अप। अब कोई तुम्हारे लिए लगाया एफर्ट्स तो उसके लिए ध्यान रखो, बाकी ना पूरा कंप्लीट कोर्स करा दिया, उसके बाद में आपको प्रैक्टिस होगी तो अच्छी बात है। ठीक है ना, तो जरूर करना, मतलब इसके बाद में आप फ्री हो जाओगे तो एग्जाम टाइम पे अगर जो फ्री रहो तो कर लेना। ठीक है भाई, फ्री है अभी हम कर लेते हैं, क्योंकि प्रैक्टिस से भाई कुछ बिगड़ता नहीं है। विराट कोहली भी तो हर रोज खेलते होंगे, या बस मैच में जाके खेलते हैं। अब इतने साल हो गए वो तो खेलना तो जान चुके हैं, वो तो बहुत अच्छे से, उनको पता है बॉलर कैसे आएगी, तो प्रैक्टिस नहीं करते होंगे इतने साल हो गए खेलते हुए। आप कहेंगे नहीं भैया प्रैक्टिस करते हैं, सही बात है। तो ऐसे आप मत सोचा करो नहीं सिर्फ ये कर लेता हूँ, कोई एक उठा लेते ना तो उनके बस इसको कर लो और रामबाण हो जाएगा। नहीं, मैक्सिमम एफर्ट लगाया करो अपने, जितने ज़्यादा लग सकते हैं उतने ज़्यादा। ठीक है, इससे आपको टाइम बचता रहेगा। तो क्या बोलेंगे, नेट नेशनल प्रोडक्ट क्या है भैया, एनएनपी माइनस जीडीपी। क्या होगा, एनएनपी बराबर जीएनपी प्लस डेप्रिसिएशन होगा, एनएनपी बराबर जीएनपी माइनस डेप्रिसिएशन होगा, एकदम से सही है। अब इससे जीएनपी निकले ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, तो नेट नेशनल प्रोडक्ट में डेप्रिसिएशन को जोड़ देना, यानी जीएनपी बराबर पूछ ले तो क्या बन जाएगा, एनएनपी प्लस में डैप हो जाएगा, यानी कि मूल्यों में जो कमी आई है। यहीं से जीडीपी का बन जाता है। जीडीपी का क्या हो जाता है फॉर्मूला, एनएनपी में से तब माइनस कर देते हैं किसको, जो विदेशों से आई है उसको घटा दो नेट नेशनल प्रोडक्ट से, जो आपका फॉरेन इनकम है, तो ग्रॉस क्या बोलोगे, जीडीपी यानी कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट निकल जाता है। ये बात याद रख लेना, ठीक है। ओके, कोई दिक्कत कोई परेशानी। तो क्वेश्चन हम यहाँ पे इतने रखेंगे, करंट अफेयर्स के क्वेश्चन सर ही करेंगे, क्योंकि बाकी तो उससे उलझना है। मैंने आपसे कहा था कि उसमें मेरी उतनी एक्सपर्टीज़ भी नहीं है, तो मैं उसको बढ़ा के डिस्कसन करके यही ठीक है। हाँ, नंबर ऑफ क्वेश्चन हम बढ़ा लेंगे।
ठीक है। नंबर ऑफ क्वेश्चन क्या है, हम बाकी विषय के 30 ही कर लेंगे। ठीक है, तो हमारा क्या और विषय सारे तैयार हो जाएंगे, जैसे कि आपका स्टैटिक का बहुत सारा रिवीजन कर लेंगे, आपका पॉलिटी का, हिस्ट्री को कंप्लीट कर लेंगे, ज्योग्राफी का, इकोनॉमिक्स का, ये 4-5 सब्जेक्ट का कर लेंगे। इसको आप साइंस का और रीजनिंग का, है ना, धीरे धीरे करते रहो। जरूरी नहीं है मैं आपसे कहूँ नहीं मेरी क्लास लाइव करो, लाइव वॉचिंग बढ़ाओ, ऐसा कुछ नहीं है। आप अपनी सहूलियत के हिसाब से टाइम टेबल बनाओ, चीजों को बस कर लो। ठीक है कि भाई हाँ वाइंड अप कर लेते हैं और चीजों को ठीक तरीके से कर लेते हैं। ठीक है, ध्यान रखिए अपना बहुत सारा। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत। हाँ, कंप्यूटर क्वेश्चन हम कल से ऐड करेंगे। अरे भैया कंप्यूटर क्लास, कंप्यूटर ऐसे नहीं, कंप्यूटर के लिए मतलब एक स्पेशल क्लास हो जाएगी। हाँ, ये मैंने आपको बताया नहीं, जो आपका सैटरडे संडे तो कोई प्रैक्टिस सेट नहीं होता, एक परमिशन और लेनी थी आपसे। सैटरडे संडे तो कोई प्रैक्टिस सेट आपका होता नहीं है, तो सैटरडे संडे में जो आपका सिलेबस बताया हुआ है, ठीक है, जो सिलेबस आपका बताया हुआ है उस सिलेबस के अकॉर्डिंग, जो जैसे कंप्यूटर है उसमें कंप्यूटर है आपका, तो उन सबकी एक क्लास डिजाइन कर दी जाएगी कि भैया एक क्लास कंप्यूटर की हो जाए। ठीक है, बेसिक 2-3 घंटे की, या जैसे उसमें लिखा हुआ है आपका वैज्ञानिक प्रयोग, या आपका जो भी मतलब उसमें छोटे छोटे टॉपिक मेंशन है जिनको आप सिलेबस में भी नहीं पढ़ पाते हो, तो वो डिजाइन करा देना पेपर तक, आप अपनी सहूलियत के हिसाब से देख लेना उसको। ठीक है, क्या हो गया 20 में? चलो भैया 20 का आंसर एक बार देख लीजिए। ये अब मैंने बताया ना भाई, बहुत सारे इसको काली मिट्टी मानते हैं, लेकिन काली मिट्टी वो गलत होता है। काली मिट्टी जो है वो 16% पे है, काली मिट्टी 16% पे। मैंने बताया ना एग्जाम्स में कई में गलत माना गया है, बच्चों ने इसको रिकाउंटर किया है, लाल मिट्टी माना गया है, इसके लिए अलग अलग सोर्सेज है। ठीक है बस, ओके। तो करंट अफेयर्स हम नहीं करेंगे इसमें, करंट अफेयर्स के क्वेश्चन थे इसमें, इसको हम हटा देंगे इससे, है ना। ये आपके लिए क्वेश्चन है एक, आई हैव द स्ट्रीट्स ए कुट्टी क्रिकेट स्टोरी, बुक को किसने लिखा है, ये आपका होमवर्क का क्वेश्चन है आज का, इसका आंसर लिखना मत भूलना। ठीक है, आगे क्वेश्चन हम 30 रखेंगे, क्वेश्चन बढ़ा लेंगे, वो नहीं घटा। आई हैव द स्ट्रेट्स अ कुट्टी। आई हैव द स्ट्रेट्स अ कुट्टी और पुस्तक जी है रविचंद्रन क्रिकेटर की संग लिखी थी मोंगन, जो क्रिकेट पत्रकार है। मतलब रविचंद्रन